प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद के उस निबंध की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका साहित्य जगत में ऐतिहासिक महत्व है और जो साहित्य स्वरूप के व्यापक उद्देश्य को प्रकट करने का प्रस्थान बिंदु है। यह महत्वपूर्ण एवं बहुचर्चित निबंध आपके पाठ्य पुस्तक निबंध चयनिका से संग्रहित है। डॉक्टर गोविंद रजनीश इसके संपादक है। वैसे प्रेमचंद हम साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अपरिचित नाम नहीं है, फिर भी संक्षेप में उनके रचनाकार व्यक्तित्व और उनके साहित्य के महत्व को स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय तथ्यों को आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे और मुंशी प्रेमचंद के नाम से साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रेमचंद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के कथाकार हैं। उनकी रचनाशीलता का ऐतिहासिक संदर्भ स्वाधीनता आंदोलन है। देशी विदेशी शोषण से जनता की मुक्ति उनके साहित्य का मुख्य प्रयोजन है। प्रेमचंद मूलतः उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं एवं विचारक हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, संस्मरण, निबंध आदि अनेक विधाओं में उन्होंने साहित्य सृजन किया है, किंतु प्रमुखतः वे कथाकार हैं और उनकी ख्याति का आधार भी यही है। गोदान जैसे कालजयी उपन्यास सहित प्रेमचंद ने 15 उपन्यासों की रचना की है। प्रेमचंद के हाथों हिंदी उपन्यासों की कर्मभूमि ही नहीं बदली, अपितु उसका कायाकल्प भी हुआ है। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासों को पौराणिक कथाओं, तिलस्मी, जासूसी और नितांत काल्पनिक कथाओं की दुनिया से निकालकर जनता के जीवन संघर्ष और मुक्ति संघर्ष के माध्यम के रूप में विकसित किया है। यही उनकी असली पहचान है। बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश, परीक्षा, कफन सहित 300 से अधिक कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हैं, जो मानसरोवर भाग 1 से 8 तक में संकलित है। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं और कुछ विचार साहित्य का स्वरूप उनके निबंध संग्रह है। प्रेमचंद हिंदी समाचार पत्र जागरण एवं साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन किया है। उन्होंने मर्यादा एवं माधुरी का भी संपादन किया है। प्रेमचंद की वैचारिक की यात्रा आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख है, जिसे हम आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। साहित्य में एक जनवादी यथार्थ परंपरा का सूत्रपात प्रेमचंद से ही होता है। महान विचारक बाल्जाक, तोल्स्टॉय एवं गोर्की के साथ उनकी तुलना की जाती है। साहित्य सम्मान और पदवी। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की पदवी प्राप्त है। वे युग प्रवर्तक, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं
उन्हें कहानी के शहंशाह के रूप में भी याद किया जाता है। प्रेमचंद कलम के अद्भुत शिल्पी थे। यही कारण है कि उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है वो इस प्रकार हैं। महाजनी सभ्यता प्रेमचंद का अंतिम निबंध है। उनका अंतिम व्याख्यान साहित्य का उद्देश्य है। कफन उनकी अंतिम कहानी है। गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास है और मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास है। तो आइए अब निबंध साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता में निहित विचार बिंदु को जानने का प्रयत्न करते हैं। निबंध साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता 1936 में प्रगतिशील लेखक के प्रथम अधिवेशन जो लखनऊ में आयोजित किया गया था में प्रेमचंद द्वारा दिया गया अध्यक्षीय उद्बोधन है। इस उद्बोधन में प्रेमचंद के साहित्य संबंधी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें साहित्यकार के समाज के प्रति प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया गया है। निबंध में प्रेमचंद ने साहित्य की मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए उसे जीवन की सच्चाइयों का दर्पण कहा है, जीवन की आलोचना कहा है, जिसमें युगीन समाज का प्रतिबिंबन होता है। अतः प्रेमचंद साहित्य को बुनियादी रूप से जीवन और समाज से संबंध करने की ओर संकेत करते हैं और इस जीवन सच्चाई को साहित्य का विषय वस्तु बनाने पर जोर देते हैं। साथ ही अपने पूर्ववर्ती युग के काल्पनिक और मनमाने तिलस्मी साहित्य को त्यागने की सलाह भी देते हैं। साहित्य के संदर्भ में उनकी स्पष्ट मान्यता है और वे कहते हैं कि मेरा अभिप्राय यह नहीं कि जो कुछ लिख दिया जाए वह सब का सब साहित्य है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप में उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयां और अनुभूतियां व्यक्त की गई हो। तिलिस्मात कहानियों, भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों से किसी जमाने में हमें भले ही प्रभावित हुए हो, पर उनमें हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है। इसमें संदेह नहीं कि मानव प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं और तिलिस्माती कहानियों में भी जीवन की सच्चाइयां वर्णन कर सकता है और सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है, परंतु इसमें भी इस सत्य की पुष्टि होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। स्पष्ट है कि प्रेमचंद साहित्य के उद्देश्य में जीवन यथार्थ और अनुभूतियों की तीव्रता की बात करते हैं। उनके लिए साहित्य केवल नायक नायिका के संयोग और वियोग की कहानी ही नहीं सुनाता, अपितु जीवन की समस्याओं पर विचार करते हुए उनका उद्घाटन भी करता है। अतः साहित्य जीवन की आलोचना भी है। आगे प्रेमचंद साहित्य के प्रगतिशील दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं और निबंध में प्रगतिशील लेखक संघ नाम पर ही सवाल उठाते हुए
कहते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ, यह नाम ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर यह उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे अपने अंदर की एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुढ़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, जिससे दुनिया में जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो जाए। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों न ऐसे सामान इकट्ठे किए जाए कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है उतना ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है। आशय यह हुआ कि साहित्यकार जो देश काल को देखता है तमाम बातें खटकती है उसको। वह समाज को एक ऐसी स्थिति में देखना चाहते हैं जहां समाज तमाम रूढ़ियों और बंधनों से मुक्त हो सके। परंपराओं के रोग जो जोंक की भांति समाज को पकड़ रहा है उससे मुक्त हो सके। साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता में प्रेमचंद ने अपने इन्हीं उद्देश्यों को चरितार्थ करने का प्रयत्न किया है। आगे प्रेमचंद सौदेश्यपूर्ण साहित्य और अर्थहीन निरर्थक साहित्य के बारे में विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक हैं जिनमें संसार की नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाए, जिनसे हमारे हृदयों में नैराश्य छा जाए। वे प्रेम कहानियाँ जिनसे हमारे मासिक पत्रों के पृष्ठ भरे रहते हैं हमारे लिए अर्थहीन हैं अगर वे हम में हरकत और गर्मी नहीं पैदा करती। अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम कहानी कह डाली पर उससे हमारे सौंदर्य प्रेम पर कोई असर न पड़ा और पड़ा भी तो केवल इतना ही कि हम उनकी विरह व्यथा पर रोएं, तो इससे हम में कौन सी मानसिक या रुचि संबंधी गति पैदा हुई। इन बातों से किसी जमाने में भावावेश हो जाता रहा हो, पर आज के लिए वे बेकार है। इस भावोत्तेजक कला का अब जमाना नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। स्पष्ट है कि प्रेमचंद साहित्य को कर्म के संदेश की ओर ले जाना चाहते हैं। आगे के पैराग्राफ में कला साहित्य की उपयोगिता के बारे में प्रेमचंद का चिंतन प्रतिफलित हुआ है और प्रेमचंद ने इस निबंध में कला के उपयोगितावादी स्वरूप पर विशेष बल दिया है। उनकी मान्यता है कि जो कला हमें निराश, हताश और उदास बनाती है वह किसी भी दृष्टि से हितकर और उपयोगी नहीं हो सकता। उनकी स्पष्ट मान्यता है, मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य सृष्टि की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी भी है,
पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं है जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी। तो साहित्य सुख और दुख का सम्मिश्रण भी है और साहित्यकार की लेखनी में इन बातों का जिक्र होना भी जरूरी है। प्रेमचंद आगे के पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण बात की ओर साहित्य को ले चलने की ओर संकेत करते हैं और साहित्य के बारे में कहते हैं कि साहित्य देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली एक सच्चाई है। आगे प्रेमचंद लिखते भी हैं कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। उसका दर्जा इतना ना गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद ने यहाँ साहित्य को समाज के आगे चलने वाली मशाल कहा है, जिसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि व्यक्ति के विवेक को जागृत करना है तथा आत्मा को तेजोदीप्त बनाना है। गुप्त जी ने भी लिखा है, हम सभी जानते हैं कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। तो प्रेमचंद यहाँ साहित्य को सौदेश्यपूर्ण बनाने की ओर संकेत करते हैं और साहित्य के इस व्यापक उद्देश्य प्राप्ति के लिए सुंदरता की कसौटी की बदलने की मांग करते हैं। वे लिखते हैं कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था। उन्हीं की कद्रदानी पर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख आशा निराशा प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतःपुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें वह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था। कभी इनकी चर्चा करता भी था तो इनका मजाक उड़ाने के लिए। ग्रामवासी की वेशभूषा और तौर तरीकों पर हंसने के लिए, उसका शीन काफ दुरुस्त न होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग्य विद्रूप की स्थायी सामग्री थी। वह भी मनुष्य है, उसके भी हृदय हैं और उसमें भी आकांक्षाएं हैं। यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है। साहित्य का संबंध समाज से होने लगा है। इसलिए साहित्य के व्यापक उद्देश्य में समाज को समाहित करना साहित्य का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। वस्तुतः व्यक्तिगत लाभ या फिर मान सम्मान के लिए लिखा गया साहित्य साहित्य के सौदेश्य को कभी भी पूरा नहीं करता। अतः व्यक्तिवाद के रंग से मुक्त होकर साहित्यकार को मनोरंजन और विलासिता की वस्तु के परे साहित्य के व्यापक उद्देश्य, उसके सामाजिक आधार को केंद्र में रखकर साहित्य रचना में संपृक्त होना होगा। साहित्य का यही उद्देश्य होना चाहिए। कालजयी कृति भी वही हो सकती है जिसमें साहित्य के उपरोक्त लक्ष्य समाहित हो। निष्कर्षतः प्रेमचंद ने अपने इस महत्वपूर्ण उद्बोधन में साहित्य के इस व्यापक उद्देश्य को कुछ इस प्रकार समाहित किया है। जो हो, जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गा गा कर सुलाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक इसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। वह एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे।
मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करें, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद के साहित्य संबंधी उपयुक्त विचार उनके समकालीन साहित्यकारों से कहीं अधिक तर्कपूर्ण थे, अतः वह आज भी प्रासंगिक है। एक कालजयी रचनाकार अपनी रचनाओं में, अपने विचारों में सदैव जीवित रहते हैं। साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता निबंध से यही सिद्ध होता है। अस्तु।